कि हे ईश्वर, ये तुम्हारा कैसा न्याय है। एक तरफ तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, दूसरी तरफ मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तीसरी तरफ आपने मुझे बेटी क्यों जन्म दे दी। कम से कम एक बेटा दिया होता, हमारे 2 बेटे रहते, जैसे तैसे आने वाले भविष्य में उनके शादी का जिम्मा और बहुत सारा जिम्मा ना देखना पड़ता। फिलहाल ये सब सोचकर 2-3 दिन बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। जब ऐसी स्थितियां किसी भी परिवार के ऊपर आती है ना, तो ऐसे में कोई साथ नहीं देता। भले ही उस समय कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए वो आए, आपका ढांढस बंधाए कि मैं आने वाले भविष्य में आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आपकी हर आर्थिक सहायता, जितनी भी सहायता होगी मैं करूंगा। लेकिन वक्त के साथ इंसान धीरे धीरे बदल जाता है और यही स्थिति आज सरोज के साथ भी थी। उसके वो अपने, जो उसके पति संजीत के खत्म होने के बाद मिट्टी में आए थे, जो उसे ढांढस बंधा रहे थे, उन लोगों ने धीरे धीरे करके गिरगिट की तरह कैसे रंग बदल लिया था। सरोज ये देखकर हैरान परेशान थी। दोस्तों, अभी सुबह का करीब 8 बज रहा होगा। सरोज के दरवाजे पर लोगों का तांता लग चुका था। एक तरफ से सरोज के रिश्तेदार आ रहे थे, दूसरी तरफ से गांव और मोहल्ले, पास पड़ोस के लोग, जिनको भी ये सूचना मिल रही थी, सब लोग सरोज के दरवाजे पर भागे चले आ रहे थे। और सरोज सबको देखकर बहुत हैरान परेशान थी। सरोज का रो रो कर बुरा हाल था। सरोज अपने मन में बहुत सारे उसके प्रश्न उठ रहे थे कि अब आखिर वो क्या करेगी। ऐसा क्या था जो सरोज के दरवाजे पर आज सुबह सुबह लोगों का तांता लगना शुरू हुआ था, और ऐसा क्या था सरोज का, जो सरोज लोगों के तरफ बरबस एक अपनी पथराई हुई निगाहों से, एक आशा भरी निगाहों से लोगों की तरफ देख रही थी। और लोगों ने उसके साथ आगे चलकर क्या किया, दोस्तों आगे की कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली, बहुत ही मार्मिक और बहुत ही सामाजिक कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा वही विनम्र अनुरोध है दोस्तों, कि चैनल को मेहनताना के तौर पर आप सब्सक्राइब कर देना, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को आप प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं समाज में एक सामाजिक कहानी जो आपको कुछ सीख दे सके, जिससे आप कुछ सीख ले सकें, ऐसी कहानी जब मैं आपके इस चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए सबसे पहले। दोस्तों, दूसरी चीज ये कि जैसा कि आपको पता है, जो लोग भी हमारी कहानी पर हमारा सपोर्ट करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अगली कहानी में जरूर लेते हैं। तो आपसे एक और विनम्र अनुरोध है कि आप पूरी कहानी कहां से, किस जिले से, किस प्रदेश से देख रहे थे, वो जरूर बता दीजिएगा। और पूरी कहानी आपको कैसी लगी, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो पूरी कहानी सुनकर ही जाइएगा। बस चंद मिनटों के अंदर मैं पूरी कहानी आपको सुनाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद है कहानी आपको पसंद जरूर आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो अपने कुछ जानने वाले लोगों को शेयर कर देना। और लास्ट में फिर से मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि आप ये जरूर बता देना कि आप कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से सुन रहे थे। दोस्तों, आपका बिना समय जाया किए, कहानी को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, आपका बिना समय गंवाए हम उन लोगों के नाम लेते हैं जिनका प्यारा सा कमेंट और प्यारा सा सपोर्ट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। सबसे पहला नाम है दोस्तों बलदाऊ वर्मा। बलदाऊ वर्मा जी ने हालांकि अपना स्थान का, अपनी जगह का नाम उल्लेख नहीं किया था। दूसरा नाम है राकेश यादव हैं, जो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हैं। तीसरा नाम है रामराज यादव और चौथा नाम है सोहित तिवारी, जो कि अमेठी के रहने वाले हैं। घनश्याम है बस्ती उत्तर प्रदेश से। और अगला नाम है सूर्या सिंह, जो कि जयपुर राजस्थान से हमारी कहानी को सुनते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। दोस्तों, कहानी को बिना लंबा खींचते हुए कहानी की तरफ फिर से वापस लौटते हैं। अब दरअसल बात ऐसी थी दोस्तों, जो सरोज थी वो एक मजदूर की पत्नी थी। सरोज का जीवन संजीत के साथ, यानी कि उसके पति के साथ जैसे तैसे कट रहा था। सरोज को अभी एक ही संतान थी, एक बेटा था जिसका नाम था रोहित। और सरोज जो थी वो गर्भवती थी। दरअसल उसके पति संजीत को एक बीमारी से वो ग्रसित था, जो कि जानलेवा बीमारी होती है, जिसका नाम होता है कैंसर। दोस्तों,
उसका कैंसर लास्ट स्टेज में चल रहा था संजीत का। अब संजीत भी ये सोच सोच कर परेशान था कि आखिर उसके ना रहने के बाद ऐसी स्थिति में, जबकि सरोज को एक छोटी सी संतान है रोहित, और उसकी पत्नी गर्भवती भी है, ऐसे में रोहित का लालन पालन और आने वाली संतान बेटा होगा या बेटी होगी, उसकी परवरिश कौन करेगा, ये सब सोचकर परेशान था। लेकिन कुछ फैसले ईश्वर के हाथों में होते हैं, तो वो सोच रहा था कि उसने कभी जिंदगी में किसी के साथ कोई गलत फैसला या कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए वो नहीं भी रहेगा दुनिया में तो ऊपर वाले के ऊपर उसे इतना भरोसा था कि उसकी पत्नी जैसे तैसे अपना घर द्वार चला लेगी। लेकिन इधर कहते हैं ना कि जब किसी के ऊपर ग्रह आती है तो चारों तरफ से ग्रह घेर लेती है। एक तो संजीत को जैसे ही पता चलता है उसे कैंसर होता है, तो वो अपनी पत्नी सरोज से ये बातें काफी दिन तक छुपा कर रखता है, ताकि उसकी पत्नी सरोज को ये ना पता चले कि उसे कैंसर हो चुका है, क्योंकि संजीत नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी सरोज गर्भवती होने के दौरान ऐसी बातें सुन और उसे सदमा लगे और वो परेशान हो। लेकिन ये सब चीजें ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है। अब अचानक एक दिन संजीत की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है और सरोज को ये बातें पता चलती हैं हॉस्पिटल में पहुंचकर कि उसके पति को अब लास्ट स्टेज का कैंसर है। और धीरे धीरे समय गुजर जाता है और समय कुछ दिन गुजरने के बाद संजीत हमेशा के लिए दुनिया छोड़ जाता है। और जिस दिन वो दुनिया छोड़ता है, जब लोगों को पता चलता है, तो धीरे धीरे नात, रिश्तेदार, इष्ट मित्र, जो भी जानने वाले थे, सब लोग सरोज के दरवाजे यानी संजीत के दरवाजा आना शुरू करते हैं। अब सरोज के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि अब ऐसे में जब वो एक बच्चे की माँ है और एक बच्चा उसे अभी और होने वाला है, दोनों बच्चे छोटे होंगे, बेशक रोहित की उम्र अभी 5-7 साल है, ऐसे में वो घर की गाड़ी अपने बिना पति के कैसे चलाएगी। अब जब पति गुजर चुके थे, लोग आना शुरू हुए थे, इधर सरोज के मायके से काफी लोग आते हैं, गांव के लोग, रिश्तेदार, जितने भी इष्ट मित्र होते हैं, सब सरोज को ढांढस बंधाते हैं। बहुत सारे लोग सरोज से कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, जिसको जाना था वो जा चुका था। दोस्तों, हमारे समाज में ये चीज सरोज के साथ नहीं है। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि जब घर का कोई जिम्मेदार चला जाता है, बेशक वो घर का मुखिया रहा हो, तो बहुत सारे हमारे अपने जानने वाले उस समय ढांढर बसाते हैं और कहते हैं कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ आजीवन रहूंगा। वैसे ही सरोज को बहुत सारे लोग, गांव के काफी पड़ोसी, यहां तक कि सरोज के 2 सगे भाई सरोज को ढांढस बंधाते हैं और कहते हैं कि सरोज बहन परेशान मत हो, जो भी होगा हम अब जीजा के ना रहने के बाद तुम्हारी बहुत सारी सहायता करेंगे। लेकिन धीरे धीरे समय गुजर जाता है। इधर संजीत का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद अब धीरे धीरे वो दिन आना था जब सरोज की डिलीवरी होनी थी। और इधर जब वो दिन आता है जिस दिन सरोज को डिलीवरी होती है, तो सरोज को एक प्यारी सी बिटिया जन्म लेती है। अब चूंकि बिटिया ऐसी चीज है, जब किसी को, आज भी समाज की एक परिपाटी है, आज भी समाज में ऐसा होता है कि जब हमारे घर में कोई बेटा पैदा होता है तब हम उत्सव मनाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब घर का गार्जियन कोई ना हो, दुनिया छोड़ गया हो और सारी जिम्मेदारी माँ के कंधे पर हो, ऐसे में बेटी पैदा हो, तो एक बार लोगों का सोचना यही होगा कि ईश्वर, आपने ये कैसा फैसला सुनाया। यही फैसला सुनकर, यही सुनकर जब हॉस्पिटल से मैडम आती हैं और बताती हैं, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तब सरोज पूरी तरीके से बेहोशी की स्थिति में थी, और जैसे ही उसे होश आता है, हॉस्पिटल की एक नर्स आती है और बताती है कि आपको बिटिया ने जन्म लिया है। अब सरोज और भी ज्यादा परेशान हो जाती है ये सोचकर कि हे ईश्वर, ये तुम्हारा कैसा न्याय है। एक तरफ तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, दूसरी तरफ मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तीसरी तरफ आपने मुझे बेटी क्यों जन्म दे दी। कम से कम एक बेटा दिया होता, हमारे 2 बेटे रहते, जैसे तैसे आने वाले भविष्य में उनके शादी का जिम्मा और बहुत सारा जिम्मा ना देखना पड़ता। फिलहाल ये सब सोचकर 2-3 दिन बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे समय के साथ दोस्तों बढ़ने लगते हैं।
अब घर में कमाने वाली सिर्फ माँ होती है सरोज। सरोज की उम्र अभी ज्यादा नहीं थी। सरोज की शादी को अभी 8-10 साल ही हुए थे। नौजवान थी, देखने में खूबसूरत थी, सुंदर थी। अब सरोज उन लोगों के पास जाती है मदद की गुहार लगाने, जो उसके घर वाले थे, जो उसके मायके वाले थे, जो उसके भाई थे। अपने मायके पहुंचती है, अपने भाइयों से कहती है कि उसका बेटा पढ़ने लायक हो गया है, अब उसका एडमिशन करा दें। बिटिया भी अब पढ़ने लायक हो गई है, उसका एडमिशन करा दें। उसके दोनों भाई अपनी पत्नियों के कहने पर, यानी कि सरोज के भाभियों के कहने पर कहते हैं कि बहन जी, हमने जो सहायता करनी थी वो कर दी, अब हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। सरोज अब थक हार कर अपने गांव में अपने मोहल्ले वालों के पास आती है। अपने परिवार के जो सदस्य थे, उसके जो संजीत के भाई वगैरह होते हैं, उनसे मिलती है, लेकिन कोई भी सहायता नहीं करता है। और ये हकीकत है, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आपको सुनने में एक बार बुरा भले लग रहा होगा, जब ऐसी स्थितियां किसी भी परिवार के ऊपर आती है ना, तो ऐसे में कोई साथ नहीं देता। भले ही उस समय कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए वो आए, आपका ढांढस बंधाए कि मैं आने वाले भविष्य में आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, आपकी हर आर्थिक सहायता, जितनी भी सहायता होगी मैं करूंगा। लेकिन वक्त के साथ इंसान धीरे धीरे बदल जाता है, और यही स्थिति आज सरोज के साथ भी थी। उसके वो अपने, जो उसके पति संजीत के खत्म होने के बाद मिट्टी में आए थे, जो उसे ढांढस बंधा रहे थे, उन लोगों ने धीरे धीरे करके गिरगिट की तरह कैसे रंग बदल लिया था। सरोज ये देखकर हैरान परेशान थी। लेकिन अबला नारी, विधवा नारी अब क्या करती, वो बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान थी। अब उससे जब कोई उपाय नहीं सूझता है, तो गांव में एक जमींदार के यहाँ काम करने लगती है। लेकिन काम करते करते दोस्तों धीरे धीरे देखती है कि जो जमींदार का एक बड़ा बेटा है, उसकी नीयत अब धीरे धीरे उसके ऊपर खराब हो रही है। और ये चीजें उसको धीरे धीरे महसूस होने लगती हैं सरोज को, कि जो जमींदार का बेटा है, उसकी निगाहें पूरी तरीके से गलत हो गई है। और एक दिन जमींदार का बेटा जब उसे अकेला पाता है खेत में, तो उसे टच करने का, उसे पकड़ने का प्रयास करता है। लेकिन तुरंत ही सरोज उस जमींदार के बेटे को कहती है कि देखो, चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी हो, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति देव दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। और जब वो तेजी तेजी से चिल्लाने लगती है, तब जमींदार के बेटे को लगता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बात लोगों तक पहुंच जाएगी, और ऐसे में मेरे पिताजी मेरे ऊपर कोई ना कोई गलत एक्शन ले लेंगे। और उस दिन तो वो छोड़ देता है। लेकिन सरोज अब धीरे धीरे जमींदार के यहाँ काम करना छोड़ देती है। और काम करना छोड़ने के बाद धीरे धीरे उसका बेटा जमींदार का उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है। अब जमींदार का बेटा लगातार उसे संपर्क बनाने के लिए कर रहा था, लगातार उससे संबंध बनाने के लिए कह रहा था। लेकिन वो अबला नारी अभी भी अपने आप को सुरक्षित रखे थी। लेकिन जब वो देखती है कि अब जमींदार का बेटा उसे छोड़ेगा नहीं, जब भी वो उसे अकेला पाता है, उससे भद्दी भद्दी बातें करता है, उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, तब सरोज काफी देर तक सोचती है। और सोचने के बाद अगले ही दिन गांव छोड़ देती है। और गांव छोड़ने के बाद वो एक शहर निकल जाती है। शहर में जैसे तैसे वो अपना जीवन यापन करने लगती है। वो अपने दोनों तन्हा बच्चों को लेकर जैसे तैसे अपना जीवन यापन करते करते अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उसे पूरा दिन खाना नहीं मिला। लेकिन वो भूखी माँ जो कुछ भी लोगों से मांगती, उसे अपने दोनों बच्चों को खिला देती। दोनों बच्चे तो खा लेते, लेकिन जब फिर दोनों बच्चों को भूख लगती, उससे ज्यादा माँ को लगती। लेकिन वो एक माँ थी, वो दोनों बच्चों को जो भी मांग कर पाती उसे खिला देती। लेकिन बच्चे फिर भूखे हो जाते, क्योंकि बच्चों को थोड़ी ना पता होता है कि कब भूख लगनी है, कब नहीं लगनी है। और ऐसे में वो माँ अपना पूरी तरीके से फर्ज निभाती है। और फिर वो शाम को एक होटल पर पहुंचती है, होटल के मालिक से बात करती है, होटल के मालिक से हाथ पैर जोड़ती है और अपनी पूरी स्थिति बयां करती है।
होटल के मालिक को उस पर तरस आ जाता है और होटल का मालिक उससे कहता है कि देखो हमारे यहाँ तुम क्या कर सकती हो। तो वो कहती है कि मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। अब सरोज उस होटल पे खाना बनाने लगती है, खाना बनाती, लोगों को खिलाती और ग्राहकों का उसका बनाया हुआ खाना इतना अच्छा लगता है कि मालिक देखता है कि धीरे धीरे उसका होटल जो चल रहा था और अच्छी तरीके से चलने लगता है। अब ऐसी स्थिति आ जाती है कि होटल पर खाना खाने वाले ग्राहकों की लगातार भीड़ लगी रहती थी। मालिक बहुत ही अच्छा आदमी था। अब जब उसके दोनों बच्चे उसके पास जाते, जब वो खाना बना रही होती, तब उससे खेलने का जिगर करते, लेकिन वो कहती कि बेटा मैं यहाँ पे नौकरी कर रही हूँ। अब मालिक को जब एक दिन पता चलता है कि उसके बच्चे उसके साथ ही रहते हैं, ऐसे में वो बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझती है। ऐसे में वो खाना नहीं बना पाती है और बच्चों का ये भी डर रहता है कि कभी वो कुछ गर्म कर रही हो, चाहे दूध हो या कुछ खाना बना रही हो, तो वो गर्म दूध उसके बच्चों के ऊपर ना आ जाए। इसलिए मालिक कहता है कि इन दोनों बच्चों का मैं एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगी। वो कहती है कि हाँ साहब मैं यही चाह रही थी। अब वो दोनों बच्चों का अपने एडमिशन करा देती है। मालिक हर महीने की तनख्वाह से काट कर उसके स्कूल में जमा करता बच्चों के। बेटी का नाम होता है रक्षा। रक्षा और रोहित दोनों बच्चे धीरे धीरे पढ़ने जाने लगते हैं। क्योंकि रोहित बड़ा था इसलिए अब वो धीरे धीरे चीजों को समझने लगता है और रोहित धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। हाई स्कूल पास करता है, इंटर पास करता है। इंटर में जब उसके अच्छे नंबर आते हैं तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अब तुम भी कुछ काम धाम कर लो, तुमने इंटर तक पढ़ाई कर ली है, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, अब मैं ज्यादा दिन तक काम नहीं कर पाऊंगी। रोहित अपनी माँ से कहता है कि माँ पिताजी के ना रहते हुए तुमने मुझे अपने गले से लगा कर पाला, मेरी बहन को गले से लगा कर पाला, हर वो चीज लाकर मुझे दी जो एक बेटे को चाहिए। माँ मैं अब इंटर कर चुका हूँ, मैं अब अच्छी परीक्षा की तैयारी करूंगा और इसी होटल पर मैं लेखा जोखा का काम करूंगा। रोहित अपनी माँ सरोज के साथ उसी होटल पर आने वाले ग्राहकों का बिल बनाता था। बिल बनाते बनाते रात को जब टाइम मिलता था, रोहित पढ़ने में चूंकि बहुत तेज था, अब वो धीरे धीरे रोहित पढ़ाई करने लगता है, अच्छा खासा पढ़ता है। यूपीएससी की परीक्षा आती है और परीक्षा वो पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर जाता है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करता है, फिर इंटरव्यू उत्तीर्ण करता है और वो डायरेक्ट आईएएस ऑफिसर के पद पर उसका चयन हो जाता है। वो एक जिला अधिकारी बन जाता है। और जैसे ही माँ को ये बातें पता चलती हैं और होटल मालिक को पता चलती है कि उनके यहाँ जो एक महिला काम कर रही थी जिसका नाम सरोज था, जो अपने छोटे छोटे बच्चों को पाल कर होटल पे उसी पैसों से, अपनी तनख्वाह से पैसे कटवा कर उसने इतनी उसी होटल उसी अपनी पाई हुई तनख्वाह कटवाकर अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, उसका एक बेटा आईएएस बन जाता है। होटल के मालिक का सीना फूलकर चौड़ा हो जाता है, चारों तरफ लोगों के वाहवाहियों का तांता लग जाता है और रोहित को बहुत सारे लोग बधाई देने लगते हैं। अब धीरे धीरे कुछ दिन और गुजरता है। रोहित देखता है कि उसकी बहन जो है रक्षा भी पढ़ने में बहुत अच्छी है। अब वो अपनी बूढ़ी माँ को होटल वाले के पास आता है, होटल वाले से हाथ जोड़ता है और बहुत सारी दुआएं लेकर होटल से अपनी माँ को अपने बंगले में लेकर चला जाता है और अपनी बहन से कहता है कि बहन देखो, हमने बहुत सारे दुश्वारियों भरे दिन देखे, वक्त सबका बदलता है, ऐसा नहीं कि जो वक्त आज है वही वक्त कल रहेगा। बहन तुम भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। अब उसकी बहन रक्षा भी तन मन धन से पढ़ाई करने लगती है और वो भी पहले प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा देती है, लेकिन पहले प्रयास में वो यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाती है, लेकिन दूसरे प्रयास में उसकी बहन यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर लेती है। अब दोनों भाई और बहन आईएएस बन चुके थे, दोनों भाई और बहन एक अधिकारी बन चुके थे। दोस्तों ये थी आज की पूरी सच्ची कहानी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो हमारे जीवन में चल रहा है वही चलेगा,
हमें प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त कहते हैं ना, कभी किसी का नहीं होता। वक्त अच्छा हो तो सब कुछ अपना होता है, और वक्त कभी भी किसी का बदल सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी सीख हमें इस पूरी कहानी से ये मिलती है, एक माँ अगर चाहती तो जमींदार के बेटे के साथ अपने संबंध स्थापित करके आराम से वहां पे अपना जीवन गुजार लेती जमींदार के यहाँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी इज्जत भी बचाई और अपने बेटे और बेटी का भविष्य भी बनाया। मैं मानता हूं कि मुश्किलें कई बार हमें अपने पथ पर, हमें अपने रास्ते पर चलने के लिए मुश्किल बना देती हैं। बहुत सारी जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन कोई ऐसी मुश्किल नहीं जिसका कोई हल ना हो। अगर सच्चे दिल से हम किसी भी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो यकीन मानिए, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति आपको उस रास्ते पर ले जाने के लिए आपके साथ खड़ी होती है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी आपको समझ और कहानी से आपको थोड़ी बहुत सीख जरूर मिली होगी। फिलहाल आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा आप कहानी किस जिले से, किस राज्य से, किस प्रदेश से, किस गांव से सुन रहे थे। मिलता हूं ऐसी एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।